हेलो। हेलो। सेवा सेवा जोहार, जय संविधान। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जेएसयू इंडिया। जेएसयू अर्थात गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन। ठीक, जैसे कि आप सभी को जानकारी होगा कि हम संविधान की बात लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, एक दुखद खबर है। आपने सुना होगा बेलोसा बबीता कच्छप, एक नारी शक्ति, एक जुझारू, संघर्षशील, जो देश के हिस्से में रह रहे ट्राइबल के हक अधिकारों के लिए लड़ रही थी। खबर ऐसा आ रहा है कि उनको गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद खबर है और हम सभी को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, है ना। बाकी जानकारी और आगे दी जाएगी। आइए हम आज टॉपिक पर जानकारी लेते हैं। टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार। मूल अधिकार के तहत आज आखिरी बारी है संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे आज। पिछले क्लास में पढ़ चुके हम, आपको मालूम होगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है केवल 6 ही रह गए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संपत्ति का अधिकार। ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और संपत्ति का अधिकार किनको है, किनको नहीं है, कितने दायरा में हम संपत्ति रख सकते हैं, फिर ये सारी की सारी चीजें क्या है। ये संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है और इसको एक विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। मतलब कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, दूसरी चर्चा करेंगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि हमसे संबंधित जो भी मूल अधिकार है, मतलब कुल अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और उन 6 मौलिक अधिकारों का पूरा निचोड़ इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार में दिया गया है और उसमें हम जानेंगे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है ना। संवैधानिक उपचार का अधिकार को लेकर कोर्ट और सरकार कितना सख्त है ना। सारी चीजों को जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से। आइए हम जानेंगे आखिर क्या है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, स्क्रीन पर देखेंगे आप। ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 1, ये जो अनुच्छेद 31 है ना, ये जो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 31, इसमें चर्चा किया गया है संपत्ति का अधिकार के बारे में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन जब से 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ है, इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक, यानी 24वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया है। यानी अब इसको, यानी वर्तमान में यह अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 300 क में यह एक विधिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। ठीक है, यानी अब जो है संविधान में जो संविधान 31 में संपत्ति के अधिकार की जो चर्चा किया गया है, वो मूल अधिकार नहीं रहा, अब वो
कौन सा अधिकार हो गया है, यह है विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। ठीक है, एक सवाल इससे बनता है, देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए या फिर 300 क में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानिक है। ठीक है, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, व्यक्ति को व्यवसाय का अधिकार होगा, व्यक्ति को संपत्ति अर्जन का अधिकार, या फिर डी दिया है किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये मतलब सही है, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब हम जानेंगे संविधान। देखिए अनुच्छेद 32 देख रहे हैं आप, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह 6वां मूल अधिकार है, मतलब यही जो है 6ठा मूल अधिकार है। ठीक है, ये जो है मूल अधिकारों की रक्षा करता है। मूल अधिकारों को मैंने बताया था कौन कौन मूल अधिकार है, पहले दिन बताया था जब मैं ये मूल अधिकारों की सूची दिखाया था आपको, तो उस दिन एक बार फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो है ये सारी चीजें मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब पढ़ चुके हैं। शिक्षा का शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में चर्चा किया गया है, और संपत्ति का अधिकार अभी हम जो पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत ही आज अनुच्छेद 32 पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6वां मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 में जो बात कही गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब यह है जो जो हमको मूल अधिकार प्राप्त है उसकी रक्षा करता है कौन, अनुच्छेद 32। जानेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में डिटेल्स, है ना। आगे देखिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 6 रिट जारी, है ना, फंडामेंट मतलब मूल अधिकार की रक्षा के लिए 6 रिट जारी करता है कौन, अनुच्छेद 32 के हिसाब से, है ना। वो रिट का मतलब यह है एक तरफ से ऑर्डर समझिए, ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर है, एक प्रक्रिया है जिसको किसी व्यक्ति या फिर देश के कर्मचारी अधिकारी या फिर देश के लोक सेवकों के लिए आदेश जारी किया जाता है। जानेंगे वो कौन कौन से रिटें हैं, है ना। तो कितनी रिटें हैं, 6 रिटों की चर्चा की गई है, यानी मूल अधिकार की रक्षा के लिए 6 रिट जारी किया जाता है। और उसमें कितनी रिटें हैं, 6 रिट। इसमें से 5 संवैधानिक रिट है और एक जो है संविधानेतर, यानी संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। ये जो है संसद या फिर मतलब कि एक कानूनी है ना, कानून अलग से बनाया गया, ये जो संविधान में पहले से है। ठीक है, तो हम जानेंगे उन रिट के बारे में, क्या है रिट। ठीक है, एक सवाल यह है कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए रिट जारी कौन करता है। ठीक है, यहीं पर हम समझेंगे सवाल के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है, एचसी यानी हाई कोर्ट, यानी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट दोनों जारी करते हैं, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन अंतर कहाँ होगा हम जानेंगे। ठीक है, किसको कितनी शक्ति है रिट जारी करने की, किसको किस क्षेत्र में शक्ति है रिट जारी करने की। ठीक है, आइए देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, देखिए यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों का ही परिवर्तन करा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत हम केवल और केवल मूल अधिकारों को लेकर ही कंप्लेन करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सरकार मतलब किनके खिलाफ कंप्लेन कराएंगे, तो सरकार या फिर सरकारी संस्थान के खिलाफ केवल। ठीक है, यानी हम केवल सरकार और सरकारी संस्थान के खिलाफ ही अनुच्छेद 32 के तहत कंप्लेन कर सकते हैं मूल अधिकारों को लेकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद 226, यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति कितना है, किस क्षेत्र में, यानी हाई कोर्ट को 200 अनुच्छेद 226 में ये शक्ति प्राप्त है ना। इसके अंतर्गत मूल अधिकार के अलावा हम अन्य अधिकारों को भी क्लेम यानी कंप्लेन कर सकते हैं।
कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट में हम, है ना, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है ना, तो हाई कोर्ट के अंतर्गत हम मूल अधिकार के अलावा हम अन्य अधिकारों को भी कंप्लेन करा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, किसके खिलाफ करेंगे? तो किसी भी व्यक्ति या संस्थान या सरकार के खिलाफ, किसी भी के खिलाफ हम कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन हमने यहाँ देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केवल मूल अधिकारों को लेकर ही हम कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी किसको? केवल सरकार और सरकारी संगठन की, सरकारी संस्थान के खिलाफ। ठीक है, और यहाँ हाई कोर्ट जो हमें सीमा क्षेत्र को बढ़ा देता है, यानी मूल अधिकार के अलावा हम अन्य अधिकारों को भी कंप्लेन करा सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति, संस्थान या सरकार के खिलाफ कराते हैं ना। हाई कोर्ट सुना होगा, आप जाते हैं। अब देखिए, जानेंगे अनुच्छेद 32 के संबंध में कथन दिया गया है, इसे न्याय का झरना कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, न्याय का झरना कहा गया है। ऑप्शन दे देगा 4, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45। आपका जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 32। ठीक, दूसरा है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद किसको? अनुच्छेद 32 को। सवाल बनेगा अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, आइए हम जानेंगे जो यहाँ जो हमने बात किया है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 6 रीट जारी किया जाता है, उसमें 6 रूटों की चर्चा की गई है, जिसमें से 5 संवैधानिक है और 1 संविधानेतर। कौन कौन है जानेंगे। देखिए, ये जो रीटें हैं, देखिए ऐसे, देखिए ये जो 6 रीट है, देखिए पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है प्रतिषेध और छठा है समादेश। यानी ये जो 6 रीट है, ये सब एक तरफ से एक आदेश है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, हम जानेंगे सारी चीजों को, इससे क्या होगा, इसको किन लोगों के ऊपर लागू किया जाएगा, है ना, इन सारी चीजों को जानेंगे। और इसका अंग्रेजी नाम है, देखिए ऐसे, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का अंग्रेजी नाम हम हैबियस कार्पस बोलते हैं, परमादेश को मैंडमस कहते हैं, अधिकार परीक्षा को कोवरंटो कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेषण को सेरेटरी कहते हैं, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं और समादेश को कॉन्जक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बात कही गई है अनुच्छेद 32 में ही, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अधिकार हर नागरिक को, मतलब हर नागरिक को ही अधिकार देता है कि देखिए क्या क्या अधिकार आपको प्राप्त है। अगर सरकार के किसी फैसले से उसके या किसी और के मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हो, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। मतलब ये जो अनुच्छेद 32 जो है, ये हमें शक्ति देता है कि अगर सरकार के किसी फैसले से उसके या किसी और के मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हो, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। ठीक है, दूसरा बात यह है, कोर्ट में जितनी भी जनहित याचिकाएं दाखिल होती है, आपने सुना होगा इस केस को लेकर इस संगठन ने या फिर इस व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की है ना, तो उसी की बात कही गई है कि कोर्ट में जितनी भी जनहित याचिकाएं दाखिल होती है, वो इसी अधिकार से होती है। यानी अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, उसी अधिकार के तहत हम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल करते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ बात, अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि सरकार का कोई आदेश नागरिक के मौलिक या संवैधानिक अधिकार का हनन करता है, ठीक है, मतलब कि सरकार का अगर कोई आदेश नागरिकों के हित में न हो या फिर उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ये कोर्ट को शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन 6 रीटों के बारे में। ये जो 6 रीट है ना, इन 6 रीटों के बारे में डिटेल्स जानेंगे, कब कैसे कहाँ लागू होता है। थोड़ा थोड़ा कठिन होगा समझने में, लेकिन अगर आपके पास किताब होगा तो किताब के माध्यम से भी इसको जानकारी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। मैंने एक चार्ट बनाया है समझाने के लिए, आइए उसको देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए ये जो 6 रीटें देख रहे हैं आप, ठीक है, लाइन बाई,
1 2 3 4 5 और 6, है ना। बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और समादेश। ये जो आप 6 रीट देख रहे हैं, देखिए सवाल पूछता है साथियों, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षकरण यानी हैबियस कार्पस लैटिन भाषा का शब्द है और बाकी जो है इंग्लिश के हैं, ठीक है, देख रहे हैं। अब देखिए क्या है, डिटेल जानेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आदेश होता है किसके खिलाफ होता है? आम नागरिकों के खिलाफ भी होता है, ठीक है, और राज्य के विरुद्ध, राज्य मतलब किसी राज्य के भी विरुद्ध जारी हो सकता है ना। कारण कारण आखिर क्या होगा कारण? मतलब अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, यानी जो अनुच्छेद 21 में जो बात कही गई है, अगर कोई व्यक्ति या फिर राज्य उसको उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है, ठीक है। आदेश क्या दिया जाता है? मतलब कि सशरीर प्रस्तुत करें, यानी कि आपको जो है सशरीर यानी आपको स्वयं प्रस्तुत होना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। सिविल मतलब विशेषता क्या है? सिविल रिट 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा, 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है परमादेश, यानी मैंडमस कहते हैं, इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये किनके विरुद्ध जारी होता है? तो सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारियों के खिलाफ परमादेश जारी होता है, देख रहे हैं, है ना। रिट ये जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध, ठीक। कारण क्या है? पदीय कार्य का पालन न करने पर। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी, है ना, या फिर अधिकारी अपना पद का फर्ज अच्छे ढंग से नहीं निभा पा रहा है तो उसके खिलाफ परमादेश जारी होता है ना। आदेश में ये कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। कार्यालयीन रीट है विशेषता। उसी तरह अधिकार परीक्षा है ना, ये भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ भी कारण बताया जाता है कि पदीय कार्य का पालन नहीं करने पर प्लस संवैधानिक जांच, है ना, यानी कि संवैधानिक जांच होगा कि क्या आप संवैधानिक दायरा में रहकर पद का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी होता है ना। तो उसमें आदेश दिया जाता है कि अभी किस अधिकार से, है ना, संविधान से हट के कार्य कर रहे हैं या फिर अपने पद का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उत्प्रेषण यानी सेरेटरी, ये भी इंग्लिश भाषा का शब्द है ना। ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? उच्च न्यायालय, है ना। उच्च न्यायालय आदेश देगा निम्न न्यायालय को, क्यों देगा? क्योंकि जब निम्न न्यायालय लोकहित, बहुसंख्यक, लोक स्वास्थ्य के मुद्दे पर सुनवाई करे, यानी निम्न न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए उच्च न्यायालय है तो हाई कोर्ट एकदम से निम्न न्यायालय हो जाएगा हाई सुप्रीम कोर्ट के मामले में, है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई निम्न न्यायालय, वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, जिला न्यायालय भी हो सकता है ना। मतलब एक क्रम होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है ना। तो ये जो निम्न न्यायालय लोकहित, बहुसंख्यक, लोक स्वास्थ्य के मुद्दे पर सुनवाई करे, यानी कि जब ये निम्न न्यायालय अगर इन मुद्दों पर कोई सुनवाई करे, है ना, तो आदेश क्या दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है या फिर हाई कोर्ट अपने से नीचे कोर्ट को आदेश देता है कि पूर्णतः सूचित करे कि आप कैसे कर रहे हैं, इन मुद्दों पर फैसला कैसे दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, जो भी हो, ठीक है। अब देखिए प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ये भी इंग्लिश भाषा है सब। यहाँ भी उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय के आदेश दिया जाता है। इसमें कहा गया है, कारण बताया गया है कि जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर फैसला करे, यानी हाई कोर्ट, मान लीजिए हाई कोर्ट का काम है राज्य के अंदर जो भी समस्या है, जो भी निवारण है कानूनी संबंधी, उसका काम करना एक राज्य के अंदर। अगर राज्य से बाहर की केस संभालता है या फिर राज्य की बाहर की बातें करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनको प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध करेगा और कहेगा कि हम मना करते हैं, आप जो है अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अंतिम है छठा, समादेश, यानी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ भी समादेश जारी किया जाता है। यहाँ भी पदीय कार्य का पालन नहीं करने पर, यानी आप पद का फर्ज नहीं निभा रहे हैं या फिर पद का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो आपको समादेश जारी किया जाएगा। यहाँ भी कहा गया है कि हम आदेश देते हैं कि आप तत्काल
कोर्ट में हाजिर हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए परमादेश। ये जो परमादेश है यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल और गैर संवैधानिक संस्था के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, है ना। परमादेश भी एक आदेश है, रीट है। ये जो है परीक्षा में पूछता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और गैर संवैधानिक संस्था के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, एक प्रतिषेध है। यह रीट उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, निम्नतर न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध संस्था को जारी किया जाता है। ये क्रम है सब। ठीक है, अब देखेंगे हम, जैसे हमने बताया कि परमादेश, देखिए जैसे कि हमने बताया कि परमादेश राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर गैर संवैधानिक संस्था के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये संविधान में लिखा हुआ रीट है ना। तो इस पे एक सवाल है, उस सवाल को हम समझेंगे ताकि आपको जानकारी हो। देखिए सवाल ये है कि परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। सवाल दिख रहा होगा आपको, परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है आपके पास, निजी व्यक्ति, गैर संवैधानिक संस्था, राष्ट्रपति या राज्यपाल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑल ऑफ एबव। मतलब ये है, हमने भी यहाँ बताया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर गैर संवैधानिक संस्था के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। यानी गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था मतलब समझ रहे हैं आप, निजी व्यक्ति के खिलाफ हम जारी नहीं कर सकते, सही बात है। गैर संवैधानिक संस्था के खिलाफ भी हम जारी नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता, है ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी परमादेश रीट जारी नहीं किया, यानी सारे के सारे सही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रीट जारी करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति। ठीक, रीट जारी करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट को कितना अधिकार है रीट जारी करने का और हाई कोर्ट को कितना अधिकार है। देखिए हम जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए रीट जारी कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों को लेकर रीट जारी करेगा। और यहाँ पर हाई कोर्ट को कितना पावर है, देखिए हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ, है ना, अलावा मतलब उसके अलावा अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रीट जारी कर सकता है। सवाल पूछता है साथियों, इन दोनों के निष्कर्ष में आपने देखा, देखिए है ना, जैसा कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों को लेकर रीट जारी करता है और हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रीट जारी करता है। इस दोनों से निष्कर्ष ये निकला कि रीट जारी करने से संबंधित न्यायिक शक्ति हाई कोर्ट की ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, है ना, क्योंकि सिर्फ मूल अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए रीट जारी करता है और हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी रीट जारी करता है। तो इसकी जो न्यायिक शक्ति है ज्यादा है हाई कोर्ट की, है ना, इन दोनों पॉइंट को लेकर। अब यहाँ दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति यानी देश के किसी भी व्यक्ति निवासरत और राज्य के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसको ये अधिकार है भाई। यहीं पर हाई कोर्ट केवल संबंधित राज्य क्षेत्र के व्यक्ति और संबंधित राज्य के विरुद्ध ही रीट जारी कर सकता है। अब हाई कोर्ट राज्य के लिए है, हर एक राज्य में हाई कोर्ट है, तो वह उस राज्य के व्यक्तियों के ही विरुद्ध रीट जारी कर सकता है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी व्यक्ति को ऊपर जाएगा। तो यहाँ बात यह हुई कि रीट जारी करने संबंध न्यायिक क्षेत्राधिकार की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है हाई कोर्ट से। ठीक है, न्यायिक क्षेत्र में। अब देखिए एक बात कहा गया है, तीसरा अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूलाधिकार है, अतः अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार करने के अधिकार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने से नकार नहीं कर सकता। ठीक है, यानी बात वही हुई कि जो अनुच्छेद 32 है वो अपने आप में क्या है, एक मूल अधिकार है, अतः अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार करने के अधिकार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने से नकार नहीं, माने सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा ही करेगा। ठीक है,
यानी कर्तव्यों को नहीं नकार सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि मूल अधिकारों की रक्षा करना। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में इसी विषय को लेकर क्या कहा गया है। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मिला है। वह अपने बुद्धि से यानी स्वविवेक का अधिकार है कि वह अपने कर्तव्य को नकार सकता है। अब मान लीजिए उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं है तो वो नकार सकता है ना। लेकिन यहाँ तो ये नहीं नकारेगा ना, ये तो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इसको तो फैसला लेना ही लेना है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि कोर्ट मार्शल यानी जिसको हम सैन्य कानून कहते हैं, कोर्ट मार्शल सैन्य कानून को सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के रीट क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यानी कोर्ट मार्शल यानी सैन्य कानून के लिए अलग नियम कानून होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आखिर उनके लिए अलग नियम कानून क्यों होंगे। ठीक है, देखिए आइए हम यहाँ जान लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 33 में कहा गया है सेना के अधिकारी की चर्चा की गई है ना। अनुच्छेद 33 में सेना के अधिकारी की चर्चा किया गया है, देख रहे हैं आप। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को, जो सेना के अधिकारी कर्मचारी है, कर्मचारियों को मूल अधिकार से छूट या फिर प्रतिबंध, इसमें चर्चा किया गया अनुच्छेद 33 में। ये शक्ति संसद के पास है, यानी संसद के पास ये शक्ति प्राप्त है कि सेना के अधिकारी कर्मचारियों को मूल अधिकार से छूट, मूल अधिकार मतलब वही समानता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब इन सारी चीजों से छूट या फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सेना के कर्मचारियों को के ऊपर। ठीक है। दूसरा बात यह है कि संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब युक्त मतलब कि मान लीजिए थोड़ा कम छूट दे, है ना, ये वाली बात। यह न्यायालय में वाद योग नहीं है। सेना के अधिकारी कर्मचारियों को लेकर अगर मूल अधिकारों से छूट या प्रतिबंध लगाया जाता है संसद द्वारा, तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि आखिर ये क्यों लगाया गया। ठीक है, यह शक्ति केवल संसद के पास है, न कि विधानमंडल यानी राज्यों को नहीं है ना। यह शक्ति केवल संसद के पास है। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 34, जिसमें मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून बोलते हैं। सेना के लिए अलग कानून, सेना के लिए अलग अलग नियम है। देखिए, है ना, सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सही बात है, हम बताएंगे डिटेल्स। यह शक्ति भी संसद के पास है। वहीं अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह विशेष कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बना सकती है। ठीक, यानी मतलब कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है और कुछ अधिकारों को प्रभावी बना सकती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 35A के बारे में, तो यह जो है 4 मई 1954 को लागू हुआ अनुच्छेद 35 है। इसमें ये कहा गया, इसमें चर्चा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक होने का प्रावधान करता था अनुच्छेद 35A, अभी चर्चा में रहा। ठीक है, पिछले वर्ष इसी के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती थी अनुच्छेद 35A के तहत। ठीक है, एक मिनट। देखिए अभी हमने बात किया अनुच्छेद 33, है ना, सैन्य कानून को लेकर सेना के अधिकारी की बात, है ना। मतलब इससे निष्कर्ष यही मिलता है कि जो देश में सैन्य कानून हो, चाहे किसी भी देश की हो, हम भारत देश की बात कर रहे हैं, भारत देश में सैन्य कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उनको क्या क्या अधिकार है क्या क्या नहीं है। ठीक है। तो सैन्य कानून को लेकर संविधान है, कुछ नियम बनाए हैं। मतलब उसमें ये कहा गया है कि जो सेना के अधिकारी कर्मचारी होंगे उनको जो मूल अधिकारों को लेकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए मूल अधिकार मतलब यही है कि आप जो है अन्य नागरिकों को जो मिलता है मूल अधिकार, उससे आपको वंचित किया जा सकता है।
सेना को, सेना के कर्मचारियों को। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मूल अधिकार में हमने देखा वही शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। आपने सुना होगा कभी कभी सेना का कोई धर्म नहीं होता, ये वो फलान ढेकान, मतलब ऐसे बातें चलती रहती है। ठीक है, ये सब संविधान में जो सेना को लिखी गई बात, इसमें देखिए अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की चर्चा की है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की चर्चा की गई है, यानी सैन्य कानून। मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून। सैन्य कानून सभी देश की व्यवस्था है ना, एक सुरक्षा व्यवस्था है सैन्य कानून। सैन्य कानून मतलब ये है कि विशेष परिस्थिति में किसी भी देश की सेना, है ना, अगर विशेष परिस्थिति में किसी भी देश की सेना उस देश की न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ, यानी सैन्य सैन्य कानून। अब भारत देश का जो न्याय व्यवस्था है उसको अपने हाथ में अगर सेना ले लेती है तो उसको मार्शल लॉ कहा जाता है, या हिंदी में हम सैन्य कानून बोलते हैं। ठीक है, सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए देश की सारी ताकतों को सेना अपने हाथ में ले ली है, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको जो मूल अधिकार है, शिक्षा, संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता, इन सारी सारी जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। ये चर्चा किया गया है संविधान के अनुच्छेद 34 में। ठीक है, और एक तरफ यही बात कहा गया है, देखिए ये सारी की सारी चीजें संसद के पास है, ये राज्य के विधानमंडल के पास नहीं है। ठीक है, और एक बात ये कहा गया है, देखिए सैन्य कानून जो है कहाँ लागू होगा ये जानना जरूरी है। अगर हम सैन्य कानून की बात कर रहे हैं तो कहाँ लागू होगा, किस क्षेत्र में लागू होगा, मतलब कि सैन्य कानून पूरे देश में भी लागू हो सकता है। ठीक है, और देश के किसी एक हिस्से क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। अब मान लीजिए हम बिहार की बात करें, बिहार राज्य संविधान से बाहर की बात कर रहा है, फिर उसकी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, तो सेना जो है उस राज्य की जो भी न्याय व्यवस्था है अपने हाथ में ले लेगी, तो सिर्फ यहाँ बिहार राज्य में सैन्य कानून लागू होगा। ठीक है, अगर पूरे देश में हालत ठीक नहीं है तो सेना अपने हिसाब से अपने अंडर में सैन्य कानून व्यवस्था पूरे पूरे देश की जो न्याय व्यवस्था है अपने हाथ में ले सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जो सैन्य कानून है किसी देश के एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है, किसी पूरे मतलब पूरे पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जानकारी आप अगर किताब रखते होंगे तो किताब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, बिजली उजली गुल है, और कल हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण भाग, संविधान का भाग 4। उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बारे में चर्चा की गई। हम जानेंगे गांव, पंचायत, शहर से लेकर सारे स्ट्रक्चर को। ठीक है, कैसे गांव का विकास होगा, कैसे पंचायत बनेंगे, है ना, इन सारी चीजों के बारे में कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए सभी से अलविदा चाहूंगा, और मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय जोहार।